Good evening, everyone. So yesterday we did the concept of boarding pass and also learned about बैगेज टोटेकिंग. ओके, बैगेज टोटेकिंग के बारे में कल हम लोग क्लास किए थे और वहाँ का जो भी हम लोग समझे थे. तो हम लोगों को होपफुली वो पार्ट समझ में आया होगा. बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, उतना कोई टिपिकल नहीं है. ठीक है, तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो मैंने कल लास्ट में ही बोला था कि बैगेज, ये जो टैग होता है जो बैगेज टोटेकिंग के टाइम पे लगा दिया जाता है, उसके बारे में हम लोग करेंगे. तो ये बैगेज टैग जो होता है, ये देखिए, ये वाला बैगेज टैग, ठीक है, ये बैगेज टैग है. तो ये कहाँ प्रिंट होता है? ये प्रिंट होता है चेक इन काउंटर पे ही प्रिंट होता है. तो जैसे ही पैसेंजर चेक इन काउंटर पे जाते हैं तो मैंने जो बोला था उनका बैग को लिए वेट किया जाता है. उसके बाद जो PNR नंबर होता है वो PNR नंबर एंटर किया जाता है. ठीक है, PNR नंबर एंटर किया जाता है. PNR नंबर एंटर करने से उनका सारा डिटेल्स, पैसेंजर का सब डिटेल्स वहीं पे आ जाता है. ठीक है, उसके बाद बैगेज एक्सेप्ट करने के टाइम पे, बैगेज को एक्सेप्ट करने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, इसे प्रिंट किया जाता है. ठीक है, ये प्रिंट किया जाता है. तो ये ऑटो प्रिंट होता है. प्रिंट करने के बाद इसे बैग में पेस्ट कर दिया जाता है. हले, तो कल का एक बार डिटेल्स हम लोग फिर से देख लेते हैं. ओके, तो क्या था फ्लाइट का नंबर? AI706 और कोलकाता जिससे पैसेंजर पहुंचा और कोलकाता से जो वाराणसी ले गया वो फ्लाइट था AI422. ठीक है, तो ये दो फ्लाइट्स जो ऑपरेट किए गए थे कल के एग्जांपल में. तो उसी का ये है बैगेज टैग है आपका. ठीक है, उसी सेम फ्लाइट का देखिए, AI422 ये वाला और AI4706 ये वाला. तो इसमें जो देखिए बैगेज टैग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है. बैगेज टैग के हेल्प से रैम स्टाफ को और लोडर्स को पैसेंजर का जो बैगेजेस होता है वो फ्लाइट में लोडिंग एंड अनलोडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होता है और बहुत ही सेफ्टी से वो लोग इस ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं. फॉर एग्जांपल इसी पैसेंजर का लीजिए. अब ये पैसेंजर जो पहला डिब्रूगढ़ से कोलकाता जा रहा है AI706 से, ठीक है, और दूसरा फ्लाइट देखिए यहाँ पे टू वाराणसी लिखा है एंड वाया कोलकाता लिखा है. ठीक है, और देखिए आप लोग टू वाराणसी एंड वाया कोलकाता, एक और वाया का स्पेस यहाँ पे खाली है. तो सिंस दो फ्लाइट ही ऑपरेटेड था इसीलिए दो फ्लाइट है. 3 फ्लाइट चेंज करना पड़ता है तो 3 फ्लाइट का यहाँ पे डिटेल्स रहता है. ओके, सो एयर इंडिया का फ्लाइट है ये. और जो पैसेंजर फर्स्ट फ्लाइट से जो कलकत्ता गए, तो पहला फ्लाइट जैसे ही कोलकाता पहुंचता है तो उसका बैगेजेस जो उतारा, कल मैंने बताया था कि ट्रॉलीज रेडी करके रखा जाता है. तो जितने भी पैसेंजर्स का चेक इन होता रहेगा, बैगेजेस आके बैगेज मेकअप एरिया में आते रहेंगे. वहाँ एक पैसेंजर का चेक इन होगा, वो बैग आएगा, फिर दूसरा का होगा, फिर वो आएगा. ऐसे करके सारे पैसेंजर्स का बैग जो है वो चेक इन करके बैगेज मेकअप एरिया तक आता है. बैगेज मेकअप एरिया में बैग आते रहता है और वो लोग ये बैगेज टैग को चेक करते हैं कि ये कौन सा फ्लाइट का बैगेज है. तो वो लोग सपोज एक बैग आया जिसमें लिखा हुआ है AI706 और AI422. ठीक है, तो सबसे पहले डिब्रूगढ़ से कोलकाता जाना है तो कोलकाता वाले फ्लाइट में वो लोग उसे लोडिंग कर देंगे. फिर अगर किसी और फ्लाइट का आया है तो उसे किसी और जगह में लोडिंग कर देंगे, किसी और ट्रॉली में लोडिंग कर देंगे. लेकिन फिलहाल हम लोग इसका ही करते हैं. तो AI706 का जितने भी बैगेज आते हैं वो उस ट्रॉली में लोडिंग करते जाएंगे और उसके बाद जब चेक इन कम्प्लीट हो जाएगा तो रैम स्टाफ को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि चेक इन कम्प्लीटेड. तो वो लोग क्या करते हैं, तुरंत उस ट्रॉली को लोडिंग करवा के क्लोज करके और फ्लाइट के सामने ले जाते हैं अगर फ्लाइट आ चुका है तो. और अगर फ्लाइट नहीं आने वाला है तो वो लोग वहीं पे रुके रहते हैं. जैसे फ्लाइट आता है तो फ्लाइट के सामने ले जाते हैं और सारे बैगेजेस को फ्लाइट में लोड कर देते हैं. अब देखिए, तो फर्स्ट जर्नी कंप्लीट हो गया, दिल्ली से कोलकाता पहुंच गया फ्लाइट. ठीक है, कोलकाता में पहुंचने के बाद अब क्या है, 5 घंटा वहाँ पे गैप था. ठीक है, कल देखे थे आप लोगों ने, 5 आवर्स का गैप है वहाँ पे. तो अब वहाँ पे जैसे कि मैंने कल बोला, बैगेजेस को यूँ कि 5 घंटे वहाँ पे रुकना है तो बैगेजेस को अच्छे से अनलोडिंग करवा के बैगेज मेकअप एरिया में ले जाया जाएगा. ठीक है, तो अब जो ये अनलोडिंग होगा, अनलोडिंग के टाइम पे इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है. ठीक है,
तो जैसे कि मैंने कल बोला था कि उस फ्लाइट में 100 लोग कलकत्ता उतरने वाले थे और बाकी लोग कोई चेन्नई जाने वाला था, कोई वाराणसी जाने वाला था, कोई बेंगलोर जाने वाला था, कोई मुंबई जाने वाला था। तो हम लोग जो वहाँ पे ट्रॉलीज बाहर में रेडी किए थे ना, तो वहाँ पे ट्रॉली से बैगेज जब उतारेंगे तब हम लोग ये बैगेज टैग ही चेक करेंगे कि अब नेक्स्ट ये फ्लाइट कहाँ, कि अब ये बैगेज कहाँ जाने वाला है। तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे VNS, जिसमें VNS वाराणसी लिखा हुआ है, तो हम लोग वाराणसी वाला ट्रॉली में लोडिंग करेंगे। अगर किसी टैग में लिखा हुआ है कोलकाता, तो उस कोलकाता में ही रह जाएगा, मतलब वो और आगे कहीं जाने वाला नहीं है। तो वो उस बैगेज, वो वाला कोलकाता वाले जितने भी ट्रॉलीज हैं सबको हम लोग अनलोडिंग करवाने के बाद डिस्पैच करके बेल्ट के सामने भेज देंगे, ताकि पैसेंजर जो उतरे हैं कोलकाता वाले वो लोग अपना बैग लेके घर निकल जाएं, ठीक है। और बाकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट वाले जितने भी बैगेज टैग्स मिलेंगे, जैसे वाराणसी के हो गए, मुंबई के हो गए, चेन्नई के हो गए, वो हम लोग अलग अलग ट्रॉलीज में लोडिंग करवाएंगे और ले जाएंगे बैगेज मेकअप एरिया में। और जैसे फ्लाइट का टाइम होगा तो फ्लाइट के टाइम पे उसे फिर से ले आएंगे, ठीक है। इसलिए ये बोर्डिंग पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉरी ये बैगेज टैग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बिना मतलब क्या होता है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये हर बैग में इसे ऐड किया जाता है। इसकी वजह से ही मतलब बैगेज आपका एकदम सेफली कोई भी कनेक्टिंग जर्नी पे पहुंचता है। ऑलराइट, डिब्रूगढ़ से वाराणसी जाना है तो आप तो मतलब वी आर ह्यूमन्स, ओके, वी कैन मैनेज आवर सेल्फ, वी कैन कंट्रोल आवर सेल्फ, we can read somewhere, we can learn from somewhere, but बैगेज को तो किसी का ज़रूरत पड़ता है ना, स्पेशल केयर का। तो इसलिए ये सब सुविधा बनाया गया है। ये बैगेज टैग का वजह से सेफली बैगेज कोलकाता वाराणसी तक पहुंच जाता है। अब ये तो देखिए, इसमें एक कनेक्टिंग जर्नी था, किसी जर्नी में 3 फ्लाइट का जर्नी करना पड़ता है, ठीक है। लाइक डिब्रूगढ़ से अगर गोवा जाना है तो आप कैसे जाएंगे, डिब्रूगढ़ टू कोलकाता, कोलकाता टू मुंबई, मुंबई टू गोवा, मतलब कितना जर्नी हुआ, 3 फ्लाइट का जर्नी आपने किया। या फिर डिब्रूगढ़ टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू गोवा, ठीक है। तो ये ऐसे एकदम राउंड जर्नी करना पड़ता है। तो 3 जर्नी होता है, तो 3 जर्नी के टाइम पे और भी ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा रैम स्टाफ को, लोडर्स को, है कि नहीं। तो इसलिए इसे बहुत ही केयरफुल ऑपरेशन है और बहुत अच्छा से किया जाता है। समझ में आया। तो इसे बैगेज टैग कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही पार्ट है। तो आप लोग इसे जो भी प्रॉब्लम होगा उससे मुझे पूछिएगा, ये बैगेज टैगिंग रिलेटेड। कल का जो टॉपिक था वो आज जब ये ख़त्म हो गया है। तो बैगेज टैगिंग ये है और ये है बैगेज टैग। ऑलराइट, थैंक यू। ये वाला देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम समझा देते हैं। ड्यूरिंग सीट सिलेक्शन आर ऑल द सीट्स फ्री? तो इसका आंसर होगा नो। सम सीट्स आर पेड स्टार्टिंग फ्रॉम ₹120 to 1000। तो सारे सीट्स फ्री नहीं होते हैं। जो चेक इन काउंटर पे जो सीट प्रीफरेंस का ऑप्शन होता है, तो आजकल क्या होता है कि पहले का सिस्टम के हिसाब से सारा सीट्स फ्री ही दिया जाता था। चेक इन काउंटर पे लोग जाते थे, वहीं से बोर्डिंग पास कलेक्ट करते थे। लेकिन अब जो वेब चेक इन हो रहा है, वेब चेक इन होने की वजह से क्या होता है कि सीट्स जो है वो पेड सिस्टम वो लोग कर दिए हैं। अराउंड 20% ऑफ सीट्स जो 20 to 30% सीट्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं और बाकी सारे पेड होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये नॉलेज रखना है। व्हाट इज द ड्यूटी टाइम फॉर ग्राउंड स्टाफ? तो ड्यूटी टाइम फॉर ग्राउंड स्टाफ रेंजेस फ्रॉम 6 hours to 8 hours। इससे ज़्यादा नहीं होता है। अनलेस एंड अनटिल अगर फ्लाइट अगर डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, या ओवर टाइम करना पड़ता है, या फिर स्टाफ 2-3 एब्सेंट है या प्रेजेंट नहीं है, तब जाके ग्राउंड स्टाफ में पकड़ लीजिए 10 घंटा या 8 घंटा या 10 घंटा तक ड्यूटी होता है। ऑलराइट, ये भी रेगुलर नहीं होता है, बीच में इंटरवल्स रहता है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन PNR? तो PNR कंसिस्ट 6 अल्फा न्यूमेरिक लेटर्स। मतलब PNR में 6 लेटर्स रहता है और वो अल्फा न्यूमेरिक रहता है। मतलब जैसे कि लेटर्स के साथ साथ आपका नंबर्स भी रहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिट? व्हेन पैक्स एंड कार्गोज आर ऑन द एयर, और वी कैन से दैट दे हैव लेफ्ट फॉर द डेस्टिनेशन, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? पैक्स और कार्गो, जब भी पैक्स और कार्गो मतलब पैसेंजर और कार्गोज किसी भी एक डेस्टिनेशन से जब निकल जाते हैं, मतलब टेक ऑफ कर लेते हैं और दूसरे डेस्टिनेशन पे अभी पहुंचे नहीं है, रास्ते में है, मतलब ऑन द एयर है, तब इसे ट्रांजिट कहा जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिट का वर्ड एयरपोर्ट में कभी कभी यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? जैसे बोला जाता है कि व्हाट इज टेल मी द स्टेटस ऑफ फ्लाइट नंबर AI406, ठीक है।
क्या बोलेगा, कोई अगर आपसे पूछा सपोज रैम स्टाफ या फिर मैनेजर, सॉरी रैम स्टाफ नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई हेड या फिर एयरलाइन का मैनेजर आपसे पूछा वॉकी टॉकी पे दैट व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ फ्लाइट नंबर AI706, तो आप बोलेंगे सर इट इज़ ऑन ट्रांजिट, ठीक है, मतलब रास्ते में है, टेक ऑफ कर चुका है, रास्ते में। आपको ये इतना बोलने का जरूरत नहीं है सर द फ्लाइट हैज़ टेक ऑफ, इट इज़ ऑन द वे, ये इतना बोलने का जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट बोल दीजिए सर इट इज़ ऑन ट्रांजिट। नेक्स्ट ये वाला देखिए, व्हाट इज़ द सिग्नल फॉर एयर होस्टेस टू ओपन द फ्लाइट डोर। तो ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। एयरक्राफ्ट जब किसी एयरपोर्ट में लैंडिंग करता है, ठीक है, लैंडिंग करके वो टैक्सिंग करके एयरपोर्ट के सामने आगे पहुँचता है, टर्मिनल के सामने, जो मैंने एक एनिमेशन वीडियो में आप लोग को दिखाया था। लैंडिंग करने के बाद वो टैक्सिंग होके आके ठीक टर्मिनल बिल्डिंग के सामने रुकता है। टर्मिनल बिल्डिंग के सामने रुकते ही ये प्रोसेस नहीं होता है कि तुरंत डोर ओपन किया और सब निकलना शुरू कर दिए, ठीक है, दिस इज़ नॉट बस और ट्रेन। इसमें क्या होता है, कुछ प्रोसेस होता है। प्लेन आके रुका, प्लेन रुकने के बाद उसमें चॉक्स लगाया जाता है, चॉक्स जो व्हील्स के आगे और पीछे लगाया जाता है, जो एक जस्ट मतलब पैकिंग टाइप रहता है ताकि फ़्लाइट का मूवमेंट ना हो, जैसे कोई भी ऑपरेशन फ़्लाइट का हो रहा है तो मूवमेंट ना हो, आगे और पीछे लगाया जाता है, ठीक है, वो लगता है। फिर बाकी जितने भी छोटे छोटे बैरिकेड्स है वो लगाना शुरू हो जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, इंजन का प्रोटेक्शन के लिए, पैसेंजर प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद पूरा डोर, ठीक है, उसके बाद आपका ये लगता है एरोब्रिज कनेक्शन है, अगर तो एरोब्रिज कनेक्शन होगा, अगर एरोब्रिज कनेक्शन नहीं है तो स्टेप लेडर जो सीढ़ी है वो लगाया जाएगा। उसके बाद जाके सब सेफ ऑपरेशन हो जाता है, तब एक ग्राउंड स्टाफ का या फिर रैम स्टाफ का लोग सीढ़ी से चढ़ के जाके, और वो जो खिड़की होता है विंडो डोर के बीच में खिड़की होता है, आपने देखा होगा, उस पर 2 बार नॉक करते हैं फिंगर से, ठीक है, फिर 2 बार नॉक करते हैं, उसके बाद ही एयर होस्टेस डोर को खोलते हैं। उसके बाद भी तुरंत पैसेंजर्स नहीं उतरते हैं। जैसे ही डोर खुला, डोर खोलने के साथ साथ वो जो कार्गो मैनिफेस्ट और पैसेंजर मैनिफेस्ट जनरल डिक्लेरेशन वो लेके आया है एयर होस्टेस कहीं और से, एयर होस्टेस जो भी है वो कहीं और से लेके आएगा ना, लाइक अगर फ्लाइट कोलकाता से डिब्रूगढ़ आया है तो कोलकाता से जो पैक्स मैनिफेस्ट वो एयर होस्टेस लेके आया है, वो डॉक्यूमेंट वो डिब्रूगढ़ का ग्राउंड स्टाफ या फिर रैम स्टाफ के साथ शेयर कर देगा। अब वो उस डॉक्यूमेंट को फिर ले जाके वो अराइवल गेट में जो एग्जीक्यूटिव है उसको देगा, उससे सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा, मैच किया जाएगा, सिग्नेचर किया जाएगा, तब जाके उसे एयर होस्टेस को सिग्नल दिया जाएगा कि हाँ अब आप लोग डिबोर्डिंग शुरू कर दो, तब पैसेंजर उतारना शुरू करते हैं। ओके, व्हाट आर द 5 P's इन एविएशन। तो ये कभी कभी कोई इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट आर द 5 P's। तो पहला वाला है द प्लान, दूसरा है आपका द प्लेन, देन द पायलट, द पैक्स एंड द प्रोग्राम। तो ये सारे P's है, एविएशन के P's है, ठीक है। नीचे है आपका व्हाट आर द 4 C's ऑफ एविएशन। तो क्लाइंब, कम्युनिकेट, कॉन्फेस एंड कॉम्प्लाई। तो क्लाइंब करना मतलब कहीं चढ़ना, तो फ्लाइट जो चढ़ता है उसे। कम्युनिकेट करना मतलब स्टाफ लोग या फिर स्टाफ लोग एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर स्टाफ और पैसेंजर्स जो कम्युनिकेशन करते हैं वो। कॉन्फेस, कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो उसे कॉन्फेस करके मतलब सॉर्ट आउट किया जाता है, उसे बढ़ाया नहीं जाता है। देन कॉम्प्लाई, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कॉम्प्लाई करना पड़ेगा, मतलब समझौता या फिर सूझबूझ करना पड़ेगा, लाइक यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, इससे कॉम्प्लाई करते हैं। व्हाट इज़ द लैंग्वेज यूज इन एविएशन। तो एविएशन में सिर्फ फोनेटिक्स लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो फोनेटिक्स क्या हो जाए, PHOENETIC फोनेटिक्स होता है वो A फॉर अल्फा, B फॉर ब्रावो, C फॉर चार्ली, D फॉर डेल्टा, जो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी दिया था आप लोगों को, उसे फोनेटिक्स कहा जाता है। और जैसे ये कब काम आता है, सपोज आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं कोई चीज़ का एयरपोर्ट में, तो फोनेटिक्स वो तभी यूज़ किया जाता है बस टर्मिनल बिल्डिंग में या फिर रैंप में या फिर कोई भी पार्ट ऑफ द एयरपोर्ट में। नॉइज़ जो होता है, तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे प्लेन का नॉइज़, इधर उधर रेडिएशन का नॉइज़, कुछ भी नॉइज़ जो होता है उससे तब बोलने की वजह से, ये सब नॉइज़ की वजह से क्या होता है, आप अनाउंसमेंट कुछ और करेंगे और वहाँ कुछ और सुनाई देता है, ठीक है। सपोज अगर कोई पूछता है कि कौन सा टर्मिनल से फ्लाइट जा रहा है, तो आप T3 बोलते हैं, तो T बोला ने, D बोला ने, C बोला, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे आपको बोलना पड़ता है Tango 3, ओके, T फॉर टैंगो, ठीक है, आप लोग उसमें चेक कीजिएगा, T फॉर टैंगो, तो Tango 3 वैसे बोला जाता है। सिमिलरली आपको A फॉर अल्फा, B फॉर ब्रावो, ठीक है, कौन सा एयरक्राफ्ट का मॉडल आया है, बोइंग आया है या एयरबस आया है, तो आप बोलेंगे, ठीक है, कौन सा एयरक्राफ्ट का मॉडल है, सपोज आपको बोलना है A320, तो आप क्या बोलेंगे, अल्फा 320, ठीक है। तो ऐसे ही फोनेटिक्स का यूज़ किया जाता है।
Next is what is the PAVE checklist? So it is the way of evaluating personal minimum and hazards experience while flying. So क्या होता है कि कभी कभी फ्लाइट में, ठीक है, फ्लाइट में कभी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कुछ फ्लाइट के अंदर का इश्यूज, कुछ जैसे कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्लाइट बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, या फिर फ्लाइट में कुछ भी आवाज़ कर रहा है बैक साइड से, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कुछ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, डोर ठीक से नहीं खुल रहा है, तो कुछ कुछ एक्सपीरियंस, या फिर ये आपका पैसेंजर का बिहाफ का एक्सपीरियंस, पैसेंजर लोग उतना नॉलेज नहीं रहता है, वो लोग सोचते हैं कि अच्छा ऐसा होता होगा शायद टेक ऑफ करने के टाइम पे, लेकिन ऐसा होता जो सपोज जो भी हो रहा है वैसा शायद नहीं होता है। तो क्या होता है कि वो सब एक्सपीरियंस एयर होस्टेस को पता रहता है कि अच्छा ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तब वो लोग क्या करते हैं, एक पेव चेकलिस्ट का ऑप्शन रहता है, एक नोटबुक टाइप रहता है या फिर नोटपैड रहता है, उसमें वो लोग उस प्रॉब्लम को रिकॉर्ड करते हैं, और जिस भी एयरपोर्ट में वो लोग जा रहे हैं नेक्स्ट एयरपोर्ट में, वहाँ पे जाके उससे उसका सोल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं। तो इसे पेव चेकलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है, देखिए, पर्सनल मिनिमम, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम, तो पर्सनल कोई इश्यूज़ हुआ प्लेन का अंदर में, या फिर कोई भी हैजर्ड का एक्सपीरियंस हुआ, हैजर्ड मतलब वही आपका ट्रबल का एक्सपीरियंस हुआ, तो उसे तुरंत वो लोग पेव चेकलिस्ट में एंटर करते हैं और उसे सॉर्ट आउट किया जाता है। सो आज हम लोग यहीं पे क्लास कंप्लीट करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये बैगेज थ्रो टेकिंग का। तो कल वाला आज का जो स्टार्टिंग का जो वीडियो था, स्टार्टिंग का तो मैंने कंसेप्ट समझाया, वो देखने से पहले आप लोग हो सके तो कल वाला वीडियो वापस से एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद फिर से इसे देखिएगा पार्ट 1 और पार्ट 2, तब आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा। और उसके बाद भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस जो किया है, वो क्वेश्चंस भी आप लोग नोटबुक में अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। और भी सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग धीरे धीरे करेंगे, एक दिन सारा करने से आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो फॉर दैट टाइम हैव अ नाइस डे, थैंक यू।